हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है CGP DTM का फॉर्म आया हुआ है और आप लोगों ने फिल भी किया और आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन किसी भी एग्जाम को देने से पहले, मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि किस तरह के पेपर मतलब आए हैं, पहले क्या बदलाव हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से दो चीजें आपको पता चलती है। एक तो किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा पॉइंट कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। अब दो पेपर मेरे पास है, एक 2015 का है और एक 2018 का है। तो आज हम लोग 2015 का पेपर डिस्कस करेंगे। अगर मैं कहूं 2015 में पेपर का लेवल क्या था, तो मेरे हिसाब से वो इजी ही था, इजी टू मॉडरेट, टफ तो नहीं था बिल्कुल भी। क्या क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से आए हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूं। ठीक है, तैयार है आप लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और बात तक देखना है क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 27, 18, 12 एंड 15। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत से लोग अलग अलग चीजें सोचेंगे। वो कह रहे हैं 4 डिजिट का एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए, एन है वो 4 डिजिट का नंबर, जो कि 27 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो, डिविजिबल 18 से भी, 12 से भी और 15 से भी। अब एक तो तरीका ये है कि हम लोग 27, 18, 12 एंड 15 का एलसीएम ले, जो कि नॉर्मली हम लोग करते हैं, और फिर इसके बारे में इसे सॉल्व करें आगे। ठीक है, देखें कि कौन कौन सा केस बन सकता है, क्या हो सकता है, वो सब कुछ। लेकिन वो नहीं करते हम लोग, क्योंकि हम इसका डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। और आगे से हमेशा याद रखना, देखो अगर कोई नंबर 27 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है वह नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी। कोई नंबर अगर 18 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी होगा, 9 से भी। अब 9 को क्यों देख रहा हूं मैं, क्योंकि 9 का रूल बहुत आसान होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो क्या b जो है वो 9 से कटेगा? नहीं, क्योंकि ये 18 19 हो रहा है। क्या ये 9 से कटेगा? नहीं। क्या ये 9 से कटेगा? यस। क्या ये नंबर 9 से कटेगा? नहीं। तो 3 ऑप्शन खत्म हो गए, एक ही बचा, ए आंसर है। बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई जो 9 से घटेगा वही तो 18 से घटेगा। भाई सीधी सी बात है, जो 18 से घटेगा वो 9 से घटेगा। क्लियर बात समझ में आती है नहीं आती है? तो जब एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 18 या 27 की कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर यही आंसर होगा, और यही 12 और 15 की कंडीशन को भी पूरा करेगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से अब आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 6 bells commence tolling together and toll at the interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सेकंड रेस्पेक्टिवली। In 60 minutes, how many times they will toll together? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एक 2 सेकंड के बाद एक 4 सेकंड, फिर एक 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 20 सेकंड। ये हमारे पास 6 bells है। ये इतने इतने सेकंड के इंटरवल के बाद बजती है। ठीक है, कितनी देर के बाद फिर से एक साथ बजेगी? पहली बात तो ये देखो, यहां ये शुरुआत में बजी एक साथ, यहां पर कितनी देर के बाद। तो दोस्तों कितनी देर के बाद वाली चीज जब होती है तो एलसीएम लिया जाता है, क्योंकि मल्टीपल हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है। क्योंकि जैसे मान लो 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है, तो वो आगे की तरफ जा रहा है। तो उसी तरीके से एलसीएम हमेशा आगे की तरफ लेके जाता है। तो इनका सबका एलसीएम लेने के तरीके मैं बताऊंगा आपको, बड़े प्यारे प्यारे। इन सबका एलसीएम होता है 120। मतलब आफ्टर 120 सेकेंड, आफ्टर 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट, आफ्टर एवरी 2 मिनट ये एक साथ बजेगी। मतलब देखो, अगर यहां पे एक साथ बजी है तो 2 मिनट के बाद यहां पर, 2 मिनट के बाद, फिर 2 मिनट के बाद यहां पर, फिर 2 मिनट के बाद यहां पर, फिर 2 मिनट के बाद, फिर 2 मिनट के बाद। तो इस प्रकार 60 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? तो 60/2 तो 30 बार एक साथ बजेगी। लेकिन 30 कहां से आएगा? यहां से 1, 2, 3,
4 5 6 7 इस तरीके से। लेकिन जब एक बार सबसे पहली बार भी तो इकट्ठी 7 बजाई गई होगी या नहीं, तो ये जो है जो सबसे पहला वाला है उसे भी काउंट करते हैं हम लोग, तो +1 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 31। तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में +1 होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब सबसे पहली बार इन्हें बजाया गया होगा तब भी तो एक साथ बजे होगी। देखो इस बात को ऐसे समझो कि यहाँ पर एक साथ बजे, 2 मिनट के बाद 1, 2 मिनट के बाद 2, 2 मिनट के बाद 3, 2 मिनट के बाद 4, फिर 5 बार, फिर 6 बार, हर 2 मिनट के बाद, हर 2 मिनट के बाद, ऐसे करते करते लास्ट में 30 बार, क्योंकि टोटल 60 मिनट की बात हुई है ना। तो देखो 2 2 2 2 2, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। लेकिन इस 60 में ये वाला काउंट नहीं हुआ है, इस 30 में सॉरी। तो 30 तो यहां से यहां तक हो गया, और एक बार और 30 + 1 कितना हो गया 31। ठीक है, क्लियर भाई, पसंद है, समझ आ रहा है? ठीक है, लाइक कर दो फिर। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, पसंद आ रहे हैं मेथड, तो लाइक कर दो यार, है ना, और शेयर भी कर दो। बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर, ये भी 2015 में आया हुआ है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज, 2 नंबर का अनुपात 3:4 है, एंड देयर एचसीएफ इज 4। उनका जो महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। देयर एलसीएम, देखो है क्या कहानी, एक बात नोट करके लिखना, ठीक है, हमेशा एलसीएम बराबर एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। और इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल प्रूफ किया जा सकता है। कैसे? एक बात देखो, यहां पर कोई 2 नंबर आपके पास 6 और 8, ठीक है, इनका अगर एचसीएफ देखें तो एचसीएफ कितना आएगा 2 आएगा। एलसीएम देखें तो एलसीएम कितना आएगा इनका 24 आएगा। और अगर मैं जस्ट ऐसी रेशियो देखूं, अनुपात देखो 6 और 8 का, तो 3:4 आएगा। अब आप एक बात देखो, अगर मैं एलसीएम बराबर एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो करूं तो क्या ये बराबर आ रहा है? 24 बराबर 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ये बात तो ठीक है। तो वही चीज थी यहां पर जो अप्लाई करनी थी, अप्लाई कर दी, आंसर आ जाएगा बस, और क्या था, कुछ भी नहीं। तो देखो कर दी अप्लाई आपने, कर दो यार फिर। तो एलसीएम पूछा है, एचसीएफ आपको 4 दिया, पेन चलाने की जरूरत नहीं, और प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ये आ जाएगा, 4 दिया 12 चौका 48, आंसर क्लियर। ये लो, और भी बहुत सारी चीज होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो काम आएगा। देखो जो एलसीएम होता है ना, वो हमेशा एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। आप देख लो यहां पर एलसीएम कितना है 24, और एचसीएफ कितना है 2। तो ये जो 24 है ये पूर्णतः विभाजित होगा, शेषफल 0 देगा। 12 बार गया तो 12 तो कोशेंट हो गया, है कि नहीं? 12 क्या हो गया आपका? कोशेंट हो गया। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 400, 435 एंड 541 लिविंग 9, 10 एंड 14 एज ए रिमाइंडर। ठीक है, वही कह रहा है कि सबसे सॉरी सबसे बड़ा नंबर ज्ञात करना है हमें जो 400, 435 और 541 को भाग देने पर 9, 10 और 14 शेषफल थे। देखो एक बात सुनो, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं उस नंबर से 400 को डिवाइड करूंगा तो शेषफल मेरा कितना आएगा 9, ठीक है। अगर उस नंबर को मैं 435 को डिवाइड करूंगा उस नंबर से, तो जो शेषफल है वो कितना आ रहा है यहाँ पर, कितना आ रहा है जी 435, वेरी गुड। नहीं 435 नहीं सॉरी 10, कितना आ रहा है 10 आ रहा है। एक मिनट रुक जाइए, इधर देखना है अपने ध्यान से, 10। और अगर मैं 541 को इस नंबर से डिवाइड करूंगा तो कितना आ रहा है 14। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पर शेषफल 9 आ रहा है तो 400 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो मतलब 391 एक ऐसा नंबर होगा जो n से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां से 10 से माइनस कर दूं तो 425 एक ऐसा नंबर होगा जो n से पूर्णतः विभाजित हो रहा होगा। ठीक है, जो रिमाइंडर है उसे हटा दो यार, क्या दिक्कत है भाई। एक बात सुनो, देखो मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं 23 को मान लो 7 से डिवाइड कर रहा हूं, मान लो, तो शेषफल कितना आ रहा है 2। अगर मैं 23 में से 2 माइनस कर दूं तो जो भी आया, जैसे 21 आया, तो ये देखो 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये तो। अब वही चीज यहाँ पे थी। अब 541 में से अगर मैं 14 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, बताइए 527।
हाँ 527 को अगर मैं n से डिवाइड करूं तो शेषफल रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचना चाहिए। तो कहने का मतलब n एक ऐसा नंबर है जो 391 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 425 को भी और 527 को भी। अब मुद्दा ये आता है क्या 9 ऐसा नंबर है? नहीं, क्योंकि 9 इसे डिवाइड नहीं कर रहा, तो किसी एक को भी डिवाइड नहीं कर रहा, तो कहानी खत्म हो जाती है वहीं पे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो अगर क्या 19 नहीं, 19 भी नहीं कर रहा है, 13 भी नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो 13 भाई 391 को 13 डिवाइड करता है नहीं, 13 तिया 39, फिर आगे नहीं काटेगा, तो इसका मतलब एक ही आंसर है। इसे ही ऐसे सॉल्व करना था हमें और ऐसे ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन ए ग्रुप ऑफ डक्स एंड बुफेलोज द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 24 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुफेलो। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ लिया, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। देखो अगर मैं बात करूं डक्स की, तो आप जानते हैं कि हर एक को 2-2 लेग होंगे। देखो अगर मैं, ये तो हो गया लेग्स की बात, अगर मैं हेड्स की बात करूं तो देखो सर तो सबको एक एक ही है, ये लो, चाहे वो बुफेलो हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, सर तो सबको एक एक ही है। ऐसा तो है नहीं किसी को 2 सर होते हैं, देखे हैं क्या 2 सर किसी के? नहीं, सबको एक एक ही सर है, ये सर है सबके, जो स्टार है ये सर है, ध्यान से समझना। और हर एक हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, देखो अगर मैं डक्स की बात करूं तो हेड्स ट्वाइस, लेग्स ट्वाइस है या नहीं है, यहां पर भी लेग्स ट्वाइस है, यहां पर भी जो लेग्स है ट्वाइस है। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, डक्स की, तो लेग्स ट्वाइस है भाई, एक सर 2 लेग। लेकिन अगर बात बुफेलो की करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, ये लो, बुफेलो के कितने लेग होते हैं? 4 लेग होते हैं या नहीं होते हैं? 4 लेग होते हैं या नहीं होते हैं? मतलब अगर मैं ये वाली चीज ले लूं, अगर मैं मान लूं सबके 2-2 लेग होते, तो लेग ट्वाइस थे या नहीं थे? अरे भाई अगर 10 सर होते तो 20 पैर हो जाते, 20 सर होते तो 40 पैर हो जाते, तो पैर ट्वाइस थे। अब ट्वाइस से एक्स्ट्रा ये है, ट्वाइस से ये एक्स्ट्रा है। और देखो ये एक्स्ट्रा कब है, मेरी बात सुनो, 2 लेग एक्स्ट्रा कब है? जब एक बुफेलो होगी। 4 लेग एक्स्ट्रा कब आएंगे? जब 2 बुफेलो होगी। 6 लेग एक्स्ट्रा कब आएंगे? जब 3 बुफेलो होगी। 24 लेग एक्स्ट्रा कब आएंगे? जब 12 बुफेलो होगी। तो आंसर है 12, दिस इज द राइट आंसर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट, 18 years ago a father was 3 times as old as his son। देखो 18 साल पहली बात हुई, और ये फादर है यहाँ पर और ये सन है, तो जो रेशियो था वो 3 टाइम्स था, 3:1 का रेशियो बन रहा था, ठीक है। नाउ द फादर इज ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। देखो ये तो 18 साल पहले की बात हुई ना, हाँ 18 years ago, लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि 2:1 का रेशियो बन रहा है नाउ। तो एक बात बताओ, देखो होता क्या है, यहां पर लगता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। मतलब देखो हुआ क्या कि भाई अगर फादर की एज 18 साल बढ़ी है तो सन की एज भी 18 साल बढ़ी है, क्योंकि 18 साल पहले से अब तक दोनों 18-18 साल बड़े हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, तो अनुपात में भी सेम इंक्रीमेंट होना चाहिए। मतलब देखो फादर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो घट गया, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज किया जाता है। यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 1 का, इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो 2, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर और 2 की नीचे। अब सुनो, फादर और सन, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 3:1 ही रहेगा, और 2 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये एज 18 साल पहले थी, ये एज आज की है। मेरी बात सुनना ध्यान से, कितने का इंक्रीमेंट आया? 1 का, यहाँ पे भी 1 का। भाई फादर 3 से 4 हो गया, सन 1 से 2 हो गए, तो 1-1 की इन टर्म्स ऑफ रेशियो 1 का इंक्रीमेंट है, और ईयर में 18 ईयर का। तो 1 की वैल्यू अगर 18 साल है, देन द सम ऑफ प्रेजेंट एज सन एंड फादर। तो प्रेजेंट एज का सम कितना है? 4 और 2 6। भाई 4 पार्ट फादर के हैं, 2 पार्ट सन के हैं, तो 6 पार्ट। अगर एक पार्ट की वैल्यू 18 है तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 108। दिस इज द राइट आंसर, 108। क्लियर? तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, बहुत जगह लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में कोर्स के अंदर पढ़ाया भी गया है। मैं वाईटी पे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन डिटेल में बहुत पढ़ाया गया कोर्स के अंदर। अब द एज ऑफ फादर 10 years ago was 3 thrice द एज ऑफ हिज सन। देखो 2 क्वेश्चन लगातार ऐसे आए थे, तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आएगा तो आप सीधा सीधा कर लेंगे। 10 साल पहले 3 और 1 का अनुपात था, ठीक है, 10 साल पहले मतलब 10 years ago, तो माइनस आ जाएगा। 10 years hence, और आज से 10 साल बाद फादर एज विल बी ट्वाइस, तो 2:1 होगा, लेकिन कब? 10 साल बाद। अच्छा देखो,
अंतर कितने का आएगा भैया, यहां पर प्रेजेंट एज है 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो अंतर कितने का आएगा, 20 साल का आएगा या नहीं आएगा। मतलब यहां से यहां तक दोनों की एज में 20 साल का इंक्रीमेंट आया होगा, जाहिर सी बात है। तो ईयर में भी अगर सेम इंक्रीमेंट है तो रेशियो में भी सेम इंक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, यहां पर 2 का अंतर है, यहां पर 1 का, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 3:1 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 4:2 आ जाएगा। अभी हमने सीखा, ठीक है। तो मतलब ये 10 साल पहले की एज आएगी और ये 10 साल बाद की एज आएगी। अब आप समझो, यहां पर 1 का इंक्रीमेंट आया, इस 1 की वैल्यू ही 20 साल दी गई है यहां पर, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, और इसकी वैल्यू तो 20 आई। तो 10 साल पहले जो फादर है वो 60 साल के थे और जो उनका बेटा है वो 20 साल के थे, ठीक है। आज कितने के होंगे, तो 10 साल पहले की बात हो रही है ना, तो आज उनमें क्या हो जाएगा, 10-10 साल क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये 70 के हो जाएगा, ये 30 का, और इनका रेशियो अगर देखेंगे तो 7:3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आपके सामने। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितने आउटकम्स हो सकते हैं कि एक कॉइन को 3 बार उछाला गया, तो क्या क्या आ सकता है ना। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, डायरेक्ट। तो पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं कॉइन के केस में वो ऑलवेज 2 to the power n होते हैं, और यहां पर 3 बार उछाला गया तो 2 की पावर 3, मतलब कितना हो जाएगा 8। ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो मजा आ जाएगा। दिस इज ओनली इन केस ऑफ कॉइन्स, ठीक है। चलिए, बाय हाउ मच इज 3/4 ऑफ 52 लेसर देन 2/3 ऑफ 99। ये भी क्वेश्चन आया है भाई, ये कह रहा है कि 3/4 किसका, 52 का, जो कि कितना हो जाएगा 39, कितना कम है किससे, 2/3 ऑफ 99, कितना हो जाएगा 66। आप सोल्व करके देखो तो 39 66 से कितना कम है, अरे 27। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लस माइनस सिर्फ। इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा गया था 2015 में, लेकिन 2018 में थोड़ा चेंज आया, एलजेब्रा से क्वेश्चन आए, ठीक है, आपके मीन मोड मीडियन से क्वेश्चन आए, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन आया। अब यहां पर देखो, ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ABCD इन द रेशियो ऑफ 3:5। देखो ABCD में किस रेशियो में, 3:5:8:9, किसमें A B C और D, ठीक है। इफ द शेयर ऑफ D इज, तो D का शेयर कितना है 1872, दिस इज द शेयर ऑफ D, ठीक है। इसके बाद ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, ओह द शेयर ऑफ D रुपए मोर देन द शेयर ऑफ A। नहीं भैया, ये डी के जो शेयर है वो ए से इतने ज्यादा है, तो ये जो दिया गया है ये डी के शेयर नहीं दिया गया है, डी माइनस ए की वैल्यू दी गई है, डी माइनस ए। अच्छा एक बात बताओ, डी के पास कितने हिस्से गए 9, ए के पास कितने हिस्से गए 3, तो डी माइनस ए करेंगे तो 6 पार्ट इन टर्म्स ऑफ रेशियो, जो कि 1872 के बराबर है। द वैल्यू ऑफ 1 पार्ट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 312, सीधी सी बात है। लेकिन हमसे पूछा है बी और सी का टुगेदर कितना होगा, तो बी और सी देखो कितना है 13 है या नहीं है। 1 पार्ट की वैल्यू अगर ये है तो 13 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 312 इंटू 13। अब देखो 13 दूनी 26, तो लास्ट में 6 आना ही आना है, तो कभी पूरा सोल्व नहीं करते, लास्ट में 6 यहीं पे यही आंसर आएगा, बाकी कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ भाई। क्लियर हो रहा है तो यार अगर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है तो शेयर कर दो, और अगर आप ही लोग देख रहे हैं तो प्लीज लाइक तो कर ही दो। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि ऐसी ही शानदार वीडियोस आपको मिलने वाली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9 फ्रॉम 2 थ्रो ऑफ डाइस। 2 थ्रो की जा रही है डाइस की। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी के जो डिनोमिनेटर में आता है किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो नीचे हमेशा टोटल केस आते हैं,
नीचे क्या आता है, टोटल केस, कि भाई टोटल केस क्या होंगे। इन टर्म्स ऑफ डाइज जो टोटल केस होते हैं, अब वो 6 की पावर में चलते हैं। अगर एक डाइज फेंकी है तो 6 की पावर 1, टोटल केस 6 बनेंगे। अगर मतलब मान लो 2 बार किया है तो 6 की पावर 2, ठीक है। अगर 2 डाइज फेंकी है तो 6 की पावर 2 कितना होता है, 36, मतलब इस तरीके से। 6 की पावर अगर 3 डाइज फेंकते तो 216 केस बनेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 2 डाइज फेंके तो टोटल केस तो हो गए कितने, 36। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9। तो 9 कैसे कैसे मिल सकता है। 9 पहली डाइस में 3 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, 2 केस बन गए। पहली डाइस में 2 आ जाए, दूसरे में 7 आ जाए, पहली में 7 आ जाए, दूसरी में 2 आ जाए। इन्हीं में 9 बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा 9। देख लो आप चाहे, और कुछ भी बन सकता है क्या। 3 6, अच्छा 5 4 भी तो बन सकता है, बिल्कुल 5 और 4 भी तो बन सकता है। बताओ आप लोग, बताओ 5 और 4 बनेगा या नहीं बनेगा, सोच समझ के। 7 और 2 तो आएगा ही नहीं, मैं ही गलत कर रहा हूं। 7 तो होता ही नहीं ना डाइस में। एक सेकंड को, मैं भी तो कहूं कि क्या गलत कर रहा हूं भाई, 7 तो होता ही नहीं ना। 1 से लेके 6 तक नंबर ही तो रहते हैं, तो 4 5 और 5 4 यही केस बनेंगे, ठीक है। 7 तो होता ही नहीं है, तो जल्दी जल्दी में गलती हो गई, कोई बात नहीं है भाई। जब हम सांप सीढ़ी खेलते हैं तो आप देखते हो 6 आता है मैक्सिमम, 7 तो कभी आता ही नहीं है। तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 तो आ नहीं सकता। लेकिन 9 इसी तरीके से बन पाएगा, नहीं तो 9 नहीं बन पाएगा। तो 9 जो आपके फेवरेबल केस है, जो आपके फेवर में है, वो टोटल 4 ही केस होते हैं। तो जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते तो ऊपर तो होता है फेवरेबल केस और नीचे होता है टोटल केस। तो फेवरेबल केस हुए 4, टोटल केस है 36। आंसर विल बी 1/9। दिस इज द राइट आंसर। In a lottery, there are 10 prize and 25 blanks. Okay. A lottery is drawn at random. What is the probability of getting a prize? एक बात सुनो, फिर से वही बात है कि भाई टोटल केस कितने हैं। टोटल केस हो गए 35, 10 तो ये प्राइस और 25 ब्लैंक्स, तो टोटल केस तो 35 ही हो गए ना। लेकिन आपके फेवर में कितने हैं, सिर्फ 10, क्योंकि 10 प्राइज है। 35 में से 10 ही तो निकाला जा सकता है एक तरीके से। अगर कोई सा भी इनमें से निकलेगा तो प्राइज मिलेंगे। बात समझ में आती है। इस तरीके से कुछ चीट्स थी। टोटल थी 35, लेकिन 10 के अंदर प्राइज छिपा हुआ था। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन 10 ही ऐसे थे जो आपके फेवर में बोलेंगे, बाकी कोई फेवर में नहीं आएगा। तो 5 से काटेंगे तो 2/7। तो ये होता है फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस बराबर प्रोबेबिलिटी। Mohan ranks 18th in the class of 49th students. What is his rank from the last? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। एक बात सुनो, देखो अगर मैं ये कहूं A, B, C, D, E, F, ये 6 दोस्त हैं, ये 6 दोस्त हैं। अब जो B है, अगर मैं ये कहूं नीचे से B कौन सा है, 5th है, तो ऊपर से कौन सा आ जाएगा, 2nd। भाई नीचे से 5th है तो ऊपर से कौन सा आ रहा है, 2nd। तो कुल मिला के टोटल 7 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो टोटल 6 ही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला को भी काउंट करना होता है। तो अगर बी का ये आता कि बी जो है वो टॉप पे 2nd है, टॉप से 2nd है, तो बॉटम से कितना होगा, कैसे पता चलेगा, 6 - 2 + 1, 5th होगा। टोटल में से जो इसकी रैंक है वो घटा दो और +1, क्योंकि इसे गिनना पड़ेगा खुद ही। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 49 में से 18 घटा के +1, तो आंसर कितना आएगा, 32। कई लोग 31 लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। ठीक है, क्लियर है भाई। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बात आप समझ लो, यहाँ पे एक खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई दो चीजें बराबर है, 2x = 3y है जैसे, तो दोस्तों x/y पता कितना होता है, 3:2। क्लियर है, ये होता है x/y कितना होता है, 3:2। मतलब अगर दो चीजें इक्वल है, दो चीजें अगर इक्वल है, तो जो रेशियो बनेगा वो हमेशा इनवर्स बनता है। रेशियो हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। बस बात ये है। ठीक है, तो वही बात यहां पर लगनी थी कि 15% ऑफ x, मतलब x का 15% बराबर 20% ऑफ y। तो एक बार बताओ, अगर मैं परसेंटेज से परसेंटेज काट दूं, 5 से काटा 3, 5 से काटा 4, तो ये कितना आ जाएगा, 3x = 4y।
ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पर x रेशियो भाई कितना हो जाएगा, बोलो 4:3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जब दो चीजें, भाई देखो एक बात सुनो, y को x के अपोन में लेके जाओ और 3 को 4 के अपोन में लेके जाओ, तो यही तो निकालना था बस। ठीक है, क्लियर? अब इसका देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। SCF of two number is 67 and their sum of 670. How many pairs of such number are possible? अगर आपने LCM SCF पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब कहने की बात ये है कि भैया SCF क्या दिया हुआ है, 67 दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। तो अगर SCF 67 है तो जो एक नंबर है पहला वो रहा होगा 67A टाइप का, और दूसरा नंबर रहा होगा 67B टाइप का। ए और बी क्या होते हैं, कॉमन। यहां पर देखो एक बात सुनो, होता क्या है, अगर मैं एक नंबर देखूं कि एक नंबर 20 है और एक नंबर 25 है, ठीक है, अगर मैं इन्हें 5 से काटूं तो 4:5 आएगा, नहीं आएगा? और काटा किससे आपने, 5 से। 5 से क्यों काटा, क्योंकि ये 5 क्या है, HCF है, ये 5 क्या है इनका, HCF, 20 और 25 का। तो देखो अगर आपको, और ये जो वैल्यू है ये वो A और B है, ये वो A और B, आप देख लो 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। तो अगर आपको ऐसा दे दिया जाए ना कि SCF आपका 5 है, तो आप खुद समझ जाओ कि एक नंबर 5 A टाइप का रहा होगा, एक नंबर 5 B टाइप का रहा होगा। A और B क्या होते हैं, ये अनुपात जो है, और A और B हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। A और B हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका HCF क्या होता है 1, जिनका HCF क्या होता है 1, ये होते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, और कोई नहीं होते। अब यहां पर देखो, ध्यान से सुनना बात को, बहुत बढ़िया बात है। तो दोनों का जो सम अगर मैं देखूं, मतलब 67A प्लस 67B, ये दो नंबर है जिनका सम 670 है। तो 67 से अगर काटेंगे तो हमें A प्लस B क्या मिल जाएगा, बोलो 10 मिलेगा या नहीं मिलेगा? A प्लस बी 10। तो A प्लस बी 10 कब कब बन सकता है, जब 1 और 9 हो तब भी 10 बन रहा है या नहीं बन रहा है, जब 2 और 8 हो तब भी 10 बन रहा है। लेकिन 2 और 8 हो नहीं हो सकता, क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं होते भाई। 2 कम 2 और 2 चौके 8, तो को प्राइम नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो एक हो सकता है 3 और 7, वेरी गुड। एक हो सकता है 4 और 6, क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ठीक है, और अब ध्यान से सुनो, एक हो सकता है 5 और 5, ठीक है, लेकिन 5 और 5 हो सकता है नहीं, क्योंकि ये भी को प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर होता है 5। तो मेरे पास दो ही केस बन रहे हैं, एक तो ये और एक ही है। तो इसका मतलब सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, और कोई भी पॉसिबिलिटीज यहां पर नहीं बनती दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो। A man decided to pave with square tiles and a hall which is 4.8 meter long and 5.38 meter wide. Find the largest side of the tile that he could use. एक बात देखो, ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में दिए गए हैं और ये आपको मीटर में दिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बताऊं भैया ऐसा है कि जैसे ये 4.8 मीटर है, 100 से गुना कर दो तो 480 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसे भी 100 से गुना कर दो तो 538 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो होता क्या है, मान लो अगर आपको अपने घर पे टाइल्स लगवानी है और आपका कमरा है कुछ ऐसा, आपका कमरा ऐसा है 40 सेंटीमीटर लंबा और 35 सेंटीमीटर चौड़ा, और आपने इसमें स्क्वायर बेस टाइल्स लगवानी है, स्क्वायर शेप की स्क्वायर शेप टाइल्स लगवानी है। तो स्क्वायर शेप टाइल्स कैसे, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आपका टाइल लगाने वाला आएगा वो कमरे का एरिया चेक करेगा, फिर देखेगा इसमें जो टाइल है वो किस शेप की लग सकती है या किस डायमेंशन की लग सकती है। तो उसका तरीका पता क्या होता है, 40 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर का आप लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ओ सॉरी एचसीएफ, क्योंकि छोटा होता है ना टाइल, तो एचसीएफ कितना हुआ 5। तो इसका मतलब जो आपने वर्गाकार टाइल लगवानी है ना, उसकी लंबाई भी 5 होगी और चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। और टोटल कितनी टाइल्स लगेगी, नंबर ऑफ टाइल्स अगर आपसे पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ टाइल्स अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देखो एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तब के लिए मैं बता रहा हूं आपको, तो इस कमरे में टोटल 56 टाइल्स लग जाएगी इस शेप की, अगर कमरे की लंबाई चौड़ाई है। तो वही चीज यहां पर हुई है,
तो लार्जेस्ट क्या है, इसकी साइड हो जाएगी, टाइल की साइड पूछी, ये नहीं पूछा कि टाइल कितनी टाइल लगेगी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 480 और 538 का एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों को काटेगा। क्या दोनों को 210 काटेगा? नहीं। 316 तो वैसे भी नहीं काट रहा, आप देख लो। 20 तो काट ही नहीं सकता क्योंकि इसके लास्ट में जीरो नहीं है। 8 है तो 20 नहीं काटेगा। तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर होती है बात? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1365। दो नंबर है मेरे पास, जो दो नंबर का डिफरेंस है वो है 1365। ओके, कोई बात नहीं है। ऑन डिवाइडिंग द लार्जेस्ट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं मान लेता हूं ए बड़ा नंबर है और बी छोटा नंबर है, क्योंकि ए माइनस बी किया है ना मैंने। तो अगर मैं ए को बी से भाग दूं, ठीक है, we get 6 as a quotient, 6 as a quotient and रिमाइंडर कितना आ जाता है, 15। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, मेरी बात सुनो। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि डिविडेंड बराबर, ये डिविडेंड होता है, ठीक है, भाज्य। डिविडेंड बराबर डिवीजर गुना कोशेंट 6b प्लस रिमाइंडर। तो यहां से a की वैल्यू आ गई, यहां से किसकी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू आ गई। और इसने पूछा स्मॉलर नंबर, मतलब b के मान पूछा, तो a का मान यहां पर पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 6b प्लस 15 माइनस b बराबर 1365। ठीक है, ये 15 इधर जाके माइनस हो जाएगा और 6b में से b गया तो 5b बराबर 1350। ये कट जाएगा 27 बार, तो b बराबर आ जाएगा 270। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है, 270। तो आपको इसके बारे में, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए था। तो कुल मिला के पेपर ऐसा आया था कि भाई आपको जानकारी होनी चाहिए। ये इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था आपके पेपर में। ए रेशियो बी दिया गया 1:2, बी रेशियो सी दिया 3:4, आपसे एबीसी पूछा है। तो देखो एक बात सुनो, एक होता है कॉपी पेस्ट मेथड, आपने एबीसी लिख लिया यहाँ पर, ए और बी कितना दिया 1 और 2, बी और सी कितना दिया 3 और 4, तो बी के नीचे बी लिखना होता है। और कॉपी पेस्ट मेथड ही कहता है कि अगर यहाँ पर 2 है तो आगे 2 लिख दो, 3 होता है 3, 4 होता है 4, 5 होता है 5, यहाँ पर 3 है तो इसके आगे भी 3 लिख दो, यहाँ पर बस जो है वही उठा के लिख देना है बस। और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, बस ये है, इसके अलावा कुछ नहीं। 3 6 8, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये कॉलम वाइज मल्टीप्लाई। मतलब एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ए रेशियो बी मान लो आपको दे दे 7 और 8 है, और बी रेशियो सी आपको दे दे 11 रेशियो 13 है। आपसे ए बी सी पूछे तो आपने ए बी सी लिख लेना है। ए बी कितना है 7 8, बी और सी 11 13। अब देखो यहाँ पर कॉपी पेस्ट क्या कहता है, बोलो। 8 है तो 8, 11 है तो 11, और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई 77 88 और ये 104। बोलो हाँ या ना, क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ, इफ this number is divisible by 4 then the digit in the place of x, तो 1 2 3 x4। दोस्तों ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अब 4 से डिविजिबल के लिए पूरा नंबर चेक नहीं करते कभी भी, आखिर के 2 ही अंक चेक करो, उससे ही कहानी पता चल जाती है, लास्ट 2 डिजिट। अब लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर क्या है, x और 4 है। तो x की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 14, 14 तो 4 से नहीं कटता। x की जगह अगर 5 रखूंगा तो कितना आएगा 54, ये भी 4 से नहीं कटता भाई, 13 चौके 52। अगर मैं 3 रखूं तो 34, 34 भी 4 से नहीं करता, 8 चौक 32। तो इसका मतलब 0 ही होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर x और 4 तो 0 4, तो 4 से कट जाता है ना ये, तो इसीलिए आंसर क्या होगा 0। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 और 9 का रूल सेम होता है। देखो जाहिर सी बात है, 3 से कौन कौन नंबर कटते हैं, 3 से 3 कटेगा, 6 कटेगा, 9 कटेगा, 12 कटेगा, 15 कटेगा, इस तरीके से। तो 3 का तो रूल इतना मस्त होता है, 3 से कौन कौन सा नहीं कट हो रहा है, 1 और 2 3 और 3 कट हो गया। अब यहां पर देख लो, 1 और 2 3 3, 4 और 5 9 और 6 सब 3 से कटता है। 1 और 2 3 3, 4 और 5 9 कटेगा, ये नहीं कटेगा, यही आंसर है। 1 और 2 3 3, 4 रह गए, 4 3 से नहीं कटेगा। क्लियर होती है बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही कमाल का क्वेश्चन था जो कि आपके पेपर में आया था। इफ ए वर्कर इन ए फैक्ट्री रिसीव्स 1 रुपी ऑन फर्स्ट डे
एंड फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड हिज वेजेस इंक्रीज बाय 1 रुपी एवरी डे। भाई हर एक दिन एक एक रुपया ज्यादा मिलता है। टोटल वेजेस रिसीव्ड आफ्टर 40 डेज, देखो पहले दिन 1 रुपया मिला, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, पांचवें दिन 5 और 40वें दिन 40। तो बस क्या है ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम ही तो निकालना है, जो कि क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एन कितना है 40, 40 और 1 41 बटे 2। तो क्लियर होती है बात, कितना आ जाएगा अगर 820। दिस इज द राइट आंसर 820। क्लियर, वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से लाइक और शेयर करते चलो। देखो एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं भाई। ए बेल इन ए क्लॉक रिंग once at 1 o'clock, twice 2, thrice 3 o'clock and so on. How many times it will ring in a day? देखो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि 24 घंटे का दिन है, पहले घंटे में 1 बार, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 30 बार, तीसरी बार, चौथे में 4 बार और 24वें में 24 बार। लेकिन ऐसा नहीं होता, कहानी ऐसे शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही तो है आपका। अगर यही बात है, अब ध्यान से सुनना, यही तो बात है ना। तो एक बात बताओ मेरे को, यहां पर 1 बार बजेगी, यहां पर 2 बार, यहां पर 3 बार, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7 8 9 10 11 12 और फिर 1 बार। तो एक देखो 12 तक तो यही चलेगी। अगर 12 तक मैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम लगाऊं n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 12 तक कितनी बार 78 टाइम्स, और 1 बार और 12 बार 12 है ना, तो 78 प्लस 78 टोटल कितना आ जाएगा 156। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88? 88 से एग्जैक्टली कौन डिविजिबल होगा? देखो फिर वही बात है, 88 का कोई अपना नियम नहीं होता, 8 गुना 11 होता है। 8 के लिए हमेशा लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं कि डिवाइड हो रही है नहीं। तो अगर मैं पहले 8 का ही रूल लगाऊं तो लास्ट में यहाँ 3 कौन सी है 900, 900 8 से नहीं कटता। यहाँ कितना है 954, और 954 भी 8 से नहीं कटता बिल्कुल भी नहीं। यहाँ कितना है 966, ये 12 नंबर 96, 12 8 96 नहीं कटेगा, सिर्फ यही आंसर है भाई। 11 तो बहुत दूर की बात है, पहले 8 से ही चेक कर लो, और 8 से चेक करके सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है। आप देख लो 944 8 से कटता है भाई, 88 कितना बचेगा 6, देख लो पूरा पूरा कट हो गया। बोलो हाँ है ना, तो यही आंसर है, बिल्कुल सही बात। अब दोस्तों what least number should be added to this so that the sum is completely divisible by 23? आता है भाई, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आता है। क्या ऐड करे, देखो कैसे पता चलेगा क्या ऐड करे? एक तो सब्ट्रैक्ट आता है, एक ऐड करना आता है। तो कुछ नहीं है भाई, इसका कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर मैं इसे 4 बार काटूंगा इससे, तो ये कितना आ जाएगा 92, यहां पर कितना बचेगा 13, और फिर ये अगर मैं 5 बार, 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा। हाँ, अगर मैं 5 बार काटूंगा तो कितना जाएगा 115, तो कितना आ जाएगा 1 और 2 21। देखो अब है क्या कि मेरे पास 21 रिमाइंडर बचा, लेकिन 23 से काटने के लिए मिनिमम 23 तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास 21 है। अगर मैं इसे 2 और दे दूंगा तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। तो यही तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 44 गिव्स 132 as quotient and 0 as remainder. What will be the remainder when quotient is when dividing, okay, remainder when dividing the same number by 31? बहुत लाजवाब क्वेश्चन, मतलब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सुनो, अगर 44 को कह रहा है 44 से किसी नंबर को भाग दिया जाए तो पूरा पूरा कट जाता है और शेषफल आता है 0। अभी मैंने बताया डिविडेंड बराबर कोशेंट, भाई क्या होता है डिविजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो कितना है 0 है, तो रहने दो। तो जो n है वो कितना आ गया 44 इंटू
432, इसे मैंने 31 से डिवाइड करना है। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैं इसे 31 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर है, ओनली इन केस ऑफ रिमाइंडर हम ऐसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, तो रिमाइंडर बचेगा 13। और अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा, अब यहां पर देखो 432 को अगर मैं 31 से डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एक बार गया, वेरी गुड, ठीक है, यहां पर बचेगा कितना, 12, और फिर ये 2, तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, नहीं 3 बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। और अगर मैं इसमें से गया तो कितना बचेगा, 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचा यहाँ पर, 9, और यहाँ 2, 29, तो 29 रिमाइंडर बच रहा है, देखो। लेकिन यार ये तो फिर दोबारा हो जाएगा। अब एक बात देखो, या तो 29 बच जाए, या 31 में से 29 गया तो 2, या माइनस का 2, एक माइनस के रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन एकदम से सारी चीज नहीं बता सकता। तो 13 गुना -2 तो माइनस का 26। अब शेषफल कभी माइनस में हो नहीं सकता, तो 31 में से 36 गया तो शेषफल कितना बचेगा, प्लस का 5। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, दिक्कत हुई होगी। एक बात सुनो, अगर मैं 23 को 7 से भाग दूं तो 2 शेषफल आते हैं, एक तो प्लस का 2 और एक माइनस का 5। अगर किसी नंबर को मान लो 7 से भाग देने पर शेषफल माइनस का 5 आ रहा है, तो प्लस का कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, 7 में से 5 को घटा दो, ठीक है, वेरी गुड। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगा है, ठीक है जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये भी क्वेश्चन इतना गजब था ना, मजा आ गया था। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट दिया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिस, ठीक है, तो मतलब कोई दो नंबर है ए इंटू बी, आपको दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है 8, 4, 9 ये, और एचसीएफ आपको दिया हुआ है 33, और आपसे एलसीएम पूछा है। दरअसल देखो, जाहिर सी बात है, अगर आपने पढ़ा हो ए इंटू बी बराबर दो नंबर का प्रोडक्ट बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये तो पढ़ाई है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दो नंबर का प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ, और एचसीएफ कितना है 33। मतलब जो नंबर 33 से डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है वो नंबर 11 से भी कटेगा, भाई 3 और 11 भी तो हो सकता है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, और ये भी 3 से कट रहा है, यही नहीं कट रहा है, तो कैंसिल हो गया। अब 11 से चेक कर लो, अंतर देखो कितना है, 2 और 5, 2 और 7 9, 5 और 4 9, ऑल्टरनेट देखते हैं, अगर इनके सम 0 के बराबर आता है तो 11 से कटेगा, तो ये नंबर 11 से भी कट रहा है, 3 से भी, यही 33 से कटेगा। आप देख लो, ये 11 से नहीं कटेगा, ये 11 से नहीं कटेगा, चाहे आप इसे ऐसे डिवाइड ही कर लो सीधा सीधा, तब भी आपका 2574 ही आएगा, कोई कहने वाली बात ही नहीं है, ठीक है, क्लियर होती है बात, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका पेपर, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं नेक्स्ट आपको 2018 का पेपर का सोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।